तो दोस्तों साल 1990 में हर्षद मेहता नाम का एक यंग लड़का पहली बार बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में अपना कदम रखता है और इस बात से बिल्कुल अनजान कि अगले 10 सालों में वो एक मामूली जॉबर से इंडियन स्टॉक मार्केट का बिग बुल बनने वाला था। वो 15,000 स्क्वायर फुट का लग्जरी घर, गाड़ियां और एक बड़े से ऑफिस का मालिक बनने वाला था। लेकिन हर्षद का राइज जितनी तेजी से हुआ, उनका डाउनफॉल भी उतनी ही तेजी से हुआ। ये कहानी है इंडिया के सबसे बड़े फाइनेंशियल स्कैंडल की। साल 1973, शहर रायपुर। 18 साल का हर्षद मेहता अपनी लाइफ से परेशान हो चुका था। फादर का बिजनेस और उनकी हेल्थ दोनों ही खराब होते जा रही थी। लेकिन हर्षद इस सिचुएशन को बदलना चाहते थे, इसलिए अपनी किस्मत आजमाने के लिए वो एक ऐसे शहर के लिए निकल पड़े जो उसकी जिंदगी बदल के रख देने वाला था। जी हाँ, ये है सपनों का शहर मुंबई। मुंबई में उन्हें लाला लाजपत राय कॉलेज में एडमिशन मिल गया और साथ में ही वो छोटे मोटे काम करने लगे। उन्होंने प्लास्टिक स्क्रैप को कलेक्ट करके बेचने से शुरुआत की और इवन सीमेंट की ट्रेडिंग भी की। कई बार तो उन्होंने पैसे बचाने के लिए खुद मटेरियल को कैरी करके डिलीवर किया। अगले कुछ सालों में हर्षद की पूरी फैमिली भी रायपुर से मुंबई शिफ्ट हो गई और साल 1977 में कॉलेज खत्म होने के बाद हर्षद ने न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी में 600 रुपए की सैलरी पर क्लर्क की जॉब ले ली और उनके भाई अश्विन मेहता ICICI में जॉब करने लगे। जॉब के साथ भी दोनों साइड बिजनेसेस करते रहे, लेकिन अगले 2 सालों में कई बिजनेसेस ट्राई करने के बाद भी वो एक बड़ा बिजनेस नहीं बना पाए। इसलिए एक दिन उन दोनों ने डिसाइड किया कि वो अब स्टॉक मार्केट में अपनी किस्मत आजमाएंगे। उस समय BSE में एक ट्रेडिंग रिंग हुआ करती थी जहाँ शेयर्स को मैनुअली बाय एंड सेल किया जाता था, क्योंकि उस समय इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग इंट्रोड्यूस नहीं हुई थी। इस ट्रेडिंग रिंग में केवल जॉबर्स और ब्रोकर्स का ही जाना अलाउड था। एक जॉबर का काम होता था अपने क्लाइंट के बिहाफ में शेयर्स को खरीदना और बेचना। हर्षद ने ट्रेडिंग होते देख ठान लिया कि वो खुद भी इस रिंग में एंट्री करेंगे और डील्स करेंगे, लेकिन इसके लिए उन्हें जॉबर बनना जरूरी था। उन्होंने P अंबालाल नाम के एक ब्रोकर के पास जॉबर बनने की रिक्वेस्ट की और उन्हें बहुत कोशिश करने के बाद जॉबर का बैच मिल गया। लेकिन एक जॉबर के तौर पर उनका पहला ही दिन बहुत ही खराब था, बिकॉज उन्हें 2000 रुपए का लॉस हो गया। लेकिन दुखी होने की जगह उन्होंने इस लॉस से सीख ली और अगले कुछ महीनों में उन्होंने अपनी स्किल्स पर बहुत ही ज्यादा काम किया और बहुत जल्द मार्केट में सबसे स्किलफुल जॉबर्स में से एक बन गए। हर्षद को समझ में आया कि स्टॉक मार्केट में ज्यादा पैसे कमाने के लिए उन्हें कंपनीज के बारे में इंटरनल इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, वो भी दूसरों से ज्यादा और दूसरों से पहले। फिर उन्होंने ऐसे लोगों के साथ कनेक्शन बिल्डअप करना चालू कर दिया जो उन्हें कंपनीज के इनसाइड इन्फॉर्मेशन दे सके। फॉर एग्जाम्पल, उन्होंने लेबर यूनियन के लीडर के साथ कनेक्शन बिल्ड किए ताकि उन्हें कंपनी के डेली प्रोडक्शन का डेटा मिल सके। प्रोडक्शन इंक्रीज होने पर वो उस कंपनी के शेयर्स खरीद के रख सकते थे और डिक्रीज होने पर या लेबर स्ट्राइक की सिचुएशन बनने पर वो शेयर्स को पहले से ही बेच सकते थे। और इस तरह की ट्रेडिंग को इनसाइडर ट्रेडिंग भी कहा जाता है और आज ये इलीगल है, लेकिन उस समय ये लीगल थी। हर्षद अब एक जॉबर के तौर पर न सिर्फ दूसरों के लिए ट्रेड करते थे, बल्कि अपना खुद का पैसा भी मार्केट में लगाने लगे और साल 1982 तक इनसाइडर ट्रेडिंग के बेस पर उन्होंने काफी पैसे भी कमाए और फिर एक बड़े घर में भी शिफ्ट हो गए। लेकिन अब वो इनसाइडर ट्रेडिंग के अलावा एक और टेक्निक आजमाने के बारे में सोच रहे थे, जो की थी पंप एंड डंप। इसमें हर्षद एक ऐसे स्टॉक को आइडेंटिफाई करते थे जिससे ज्यादा खरीदा और बेचा नहीं जा रहा है और फिर वो अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर बहुत ही कम टाइम में शेयर की बहुत सारी क्वांटिटी खरीद लेते। इससे मार्केट में उस शेयर की सप्लाई बहुत ही कम हो जाती थी और प्राइसेस एकदम से बढ़ जाते थे। लेकिन बाद में हर्षद उस शेयर की पार्ट होल्डिंग बेच के बहुत सारा प्रॉफिट कमा लेते थे। हर्षद की इन इनोवेटिव स्ट्रेटेजीज के चलते उनका प्रॉफिट लगातार बढ़ता रहा और उन्हें लगने लगा कि अब उन्हें मार्केट में कोई भी बीट नहीं कर सकता। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने हर्षद को पूरी तरह से बर्बाद करके रख दिया और ये था ब्लैक थर्सडे। एक्चुअली 18 मार्च 1982 को स्टॉक मार्केट की शुरुआत नॉर्मली हुई, लेकिन फिर करीब 2 बजे मार्केट तेजी से क्रैश होने लगा और क्रैश होते देख सभी लोग पैनिक सेलिंग करने लगे। 15 मिनट के अंदर मार्केट ने उस सेंचुरी का फास्टेस्ट फॉल देखा और 10 लाख रुपए के लॉस के साथ हर्षद ऑलमोस्ट बर्बाद हो चुके थे। ब्रोकर्स के पास पैसे चुकाने के लिए हर्षद को अपनी वाइफ की ज्वेलरी तक गिरवी रखनी पड़ी और अगले कुछ महीनों तक घर का पूरा खर्चा अश्विन की वाइफ ने उठाया, जो कि एक फ्रीलांस ब्यूटिशियन थी। लेकिन फिर जून 1982 में हर्षद और अश्विन ने डिसाइड किया कि वो मार्केट में दोबारा एंट्री करेंगे और इस बार वो खुद की स्टॉक ब्रोकिंग फर्म खोलेंगे और लोगों को स्टॉक मार्केट कंसल्टिंग ऑफर करेंगे। उन्होंने एक बहुत ही छोटे ऑफिस से शुरुआत की जिसका नाम था ग्रोमोर। ग्रोमोर का ऑब्जेक्टिव था वेल्दी लोगों को पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस प्रोवाइड करना, बेसिकली उनके सरप्लस मनी मार्केट में इन्वेस्ट करके उन्हें हाई रिटर्न्स दिलवाना। अश्विन के फादर इन लॉ ने उन्हें 4 लाख रुपए दिए और एक CA से इन्हें 1 लाख रुपए दिलवाए और इसी तरह ग्रोमोर कंसल्टेंट्स का बिजनेस चालू हो गया। हर्षद ने देखा कि टी लीव्स के प्राइस 3 से 4 रुपए पर केजी से बढ़ गए थे, मतलब कि टी लीव्स बेचने वाली कंपनीज को नॉर्मल से ज्यादा प्रॉफिट होने वाला था। लेकिन इसके बाद भी मार्केट में टी कंपनीज के शेयर काफी अंडरवैल्यूड थे। इसलिए हर्षद ने अपने क्लाइंट्स के लिए मैक्लिओड, रसल, टाटा टी और हैरिसन एंड मलयालम जैसी कंपनीज के शेयर हैवीली बाय करना चालू कर दिए और साल भर में इन कंपनीज के शेयर प्राइसेस तेजी से बढ़ने लगे, जिससे हर्षद और ग्रोमोर के क्लाइंट्स ने बहुत ही अच्छी खासी अर्निंग की और अपने हाई रिटर्न्स के चलते ग्रोमोर का
नाम चारों ओर फैल गया और लोग ग्रोमोर की स्कीम्स में पैसा लगाने लगे। और इसी तरह 1985 तक हर्षद स्टॉक मार्केट के जादूगर बन चुके थे। लेकिन उनकी सक्सेस को देखते हुए मार्केट का एक पुराना दिग्गज बिल्कुल भी खुश नहीं था और वो दिग्गज था मनु मानेक। मनु मानेक मार्केट के पुराने खिलाड़ी थे और स्टॉक मार्केट की भाषा में वो एक बेयर थे, मतलब वो शॉर्ट सेलिंग करके पैसा कमाते थे। शॉर्ट सेलिंग एक ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी है जिसमें शेयर्स को बोरो किया जाता है ताकि उसे हाई प्राइस में बेचा जा सके और बाद में प्राइस गिरने पर वापस खरीद कर रिटर्न किया जा सके। इस केस में जो प्राइस का डिफरेंस होता है वो प्रॉफिट होता है। अगर हम साफ शब्दों में समझे तो मनु मानेक जैसे बेयर्स को प्रॉफिट तब होता है जब शेयर्स के प्राइस गिरते हैं। एंड मनु मानेक हर्षद मेहता को गिराने का मौका बहुत ही लंबे समय से ढूंढ रहे थे और उन्हें वो मौका मिला साल 1986 में, जब फाइनेंस मिनिस्टर वीपी सिंह ने बजट के अनाउंसमेंट में कुछ ऐसे डिसीजंस लिए जिन्हें बिजनेसेस के लिए अच्छा नहीं माना गया और अल्टीमेटली स्टॉक मार्केट गिरने लगा। हर्षद ने स्पिक नाम के शेयर्स काफी हैवीली क्वांटिटी में खरीद रखे थे और अब उसका प्राइस भी गिर रहा था। अपॉर्चुनिटी को देखते हुए मनु मानेक और उनके बेस गैंग ने स्पिक में हैवी शॉर्ट सेलिंग की और उसके प्राइस को और भी ज्यादा गिरा दिया। हर्षद ने बीएसई से मार्जिन लेके बेसिकली लोन लेकर स्पिक में पैसे लगाए थे, इसलिए बेयर गैंग ने रूमर्स फैला दी के और अब वो स्टॉक मार्केट के ड्यूज नहीं चुका पाएगा, ये खबर मार्केट में फैला दी गई और हर्षद और ग्रोमोर कंसल्टेंट्स बैंकरप्ट होने वाले, जबकि रियलिटी में हर्षद के पास लौटाने के लिए सफिशिएंट पैसे थे। अपनी और ग्रोमोर की रेपुटेशन बचाने के लिए हर्षद को जल्दी कुछ करना था और ड्यूज लौटाने के लिए 14 डेज का समय मिलता था। लेकिन हर्षद ने सोचा कि रूमर्स को काउंटर करने का सबसे बेस्ट तरीका था सिंपली टाइम से पहले पेमेंट कर देना, इसलिए उन्होंने 14 डेज एडवांस में ही सारी पेमेंट क्लियर कर दी और चाय की टपरी से लेकर ट्रेडिंग रिंग तक हर जगह अपनी एडवांस पेमेंट की खबर फैला दी। इससे उनकी रेपुटेशन और भी ज्यादा बढ़ गई और बेयर्स शॉक्ड रह गए। पर इस इंसिडेंट में हर्षद को 1.5 करोड़ का लॉस हुआ, जो कि उनके लिए एक सिग्निफिकेंट सेटबैक था, लेकिन उन्होंने जल्दी बाउंस बैक किया। ग्रोमोर ने छोटे इन्वेस्टर के साथ साथ इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के लिए भी काम करना चालू कर दिया और जल्दी वो इंडिया के सबसे बड़े इंस्टीट्यूशनल ब्रोकर्स में से एक बन गए। लेकिन हर्षद के मन में ये बात चल रही थी कि वो जिंदगी भर ब्रोकर बनके दूसरों का पैसा स्टॉक मार्केट में नहीं लगाना चाहते थे, वो अब खुद एक बड़े इन्वेस्टर बनना चाहते थे। वो चाहते थे कि पैसा और प्रॉफिट दोनों ही उनका हो, लेकिन इसके लिए उन्हें कई 100 करोड़ का कैपिटल चाहिए था, यानी कि इस काम के लिए उन्हें एक ह्यूज अमाउंट चाहिए थी। और इस कैपिटल के लिए हर्षद ने एक और नए मार्केट में एंट्री लेने का फैसला किया, जो कि था द मनी मार्केट। मनी मार्केट बेसिकली एक अरेंजमेंट थी जिसमें एक बैंक दूसरे बैंक से शॉर्ट टर्म लोन लेता था। इस लोन का ड्यूरेशन यूजुअली 15 दिनों का होता था। जनरली बैंक से एक दूसरे को लोन इसलिए देते थे ताकि वो इंटरेस्ट के तौर पर एक्स्ट्रा इनकम कमा सके, और जनरली कोई भी बैंक ये लोन तब लेता था जब उसे शॉर्ट टर्म के लिए कैश की जरूरत होती थी। इसे एक एग्जांपल से समझते हैं, जैसे सिटी बैंक के पास 100 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा है जो वो दूसरे बैंक को लोन में देना चाहता था, और दूसरी तरफ बैंक ऑफ अमेरिका है जिसे 100 करोड़ रुपए की जरूरत है। ऐसे में सिटी बैंक ऑफ अमेरिका को 100 करोड़ रुपए ट्रांसफर करेगा, बदले में बैंक ऑफ अमेरिका को कोलेटरल के तौर पर सिटी बैंक के पास अपने 100 करोड़ के एसेट्स गिरवी रखने होंगे, और ये एसेट्स गवर्नमेंट सिक्योरिटीज और बॉन्ड्स होते हैं। अब 15 दिनों के बाद बैंक ऑफ अमेरिका 100 करोड़ प्लस इंटरेस्ट अमाउंट सिटी बैंक को रिटर्न करेगा और गिरवी रखे हुए सिक्योरिटीज वापस ले लेगा। लेकिन यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा कैच है, रियलिटी में बैंक्स कोलेटरल के तौर पर कभी भी सिक्योरिटीज को सच में दूसरे बैंक को ट्रांसफर नहीं करते। इंस्टेड वो बैंक रिसीट्स यानी कि बीआर इशू करते थे। जैसे कि इस केस में 100 करोड़ के लोन के बदले बैंक ऑफ अमेरिका ने सिटी बैंक को अपने एसेट या सिक्योरिटीज नहीं बल्कि एक बीआर यानी कि बैंक रिसीट दी। बेसिकली ये बीआर बैंक ऑफ अमेरिका का सिटी बैंक को प्रॉमिस था कि अगर हम लोन रिपे नहीं कर पाए तो हमारे एसेट्स आपको मिल जाएंगे। बीआर का यूज इस पूरी प्रोसेस को स्मूथ और कन्वीनियंट बनाने के लिए होता था, और दो बैंक्स के बीच हुए इस पूरे ट्रांजैक्शन को आरएफडी यानी कि रेडी फॉरवर्ड डील्स कहा जाता था, और इन रेडी फॉरवर्ड डील्स को मनी मार्केट के ब्रोकर्स फैसिलिटेट करते थे, जिसके लिए इन ब्रोकर्स को ब्रोकरेज यानी कि फीस मिलती थी। और अब हर्षद मेहता भी यही ब्रोकर बनना चाहते थे। हर्षद मेहता ने देखा कि सिटी बैंक, अजय कयान और हेमंद्रा कोठारी जैसे कुछ लोग मिलकर मनी मार्केट में एक कार्टेल चलाते हैं और पूरे मार्केट को कंट्रोल करते हैं। बेसिकली ये कार्टेल किसी भी नए ब्रोकर को मनी मार्केट में एंटर करने नहीं देता था। हर्षद ने इनसे डील करने के लिए ऐसे बैंक्स को आइडेंटिफाई किया जो कार्टेल के कंट्रोल से खुश नहीं थे, जैसे बैंक ऑफ अमेरिका और एएनजी ग्रिंडलेस। हर्षद ने इन्हें अपनी ब्रोकिंग सर्विसेज ऑफर की और इन बैंक्स के साथ मिलकर खुद का ही एक काइंड ऑफ कार्टेल बना लिया। 2 साल के अंदर अंदर हर्षद मनी मार्केट के भी एक टॉप ब्रोकर बन चुके थे और ब्रोकरेज में अच्छा खासा पैसा कमा रहे थे। लेकिन वो मनी मार्केट में ब्रोकरेज कमाने नहीं आए थे। उनके दिमाग में मनी मार्केट का यूज करके स्टॉक मार्केट में हजारों करोड़ों कमाने का प्लान चल रहा था, और उनका यही प्लान आगे चलकर इंडिया के सबसे बड़े फाइनेंशियल स्कैम का रीजन बनने वाला था। मनी मार्केट में टाइम बचाने के लिए कई बैंक्स एडवांस में ही ब्रोकर के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर देते थे, ताकि ब्रोकर बेस्ट डील मिलते ही दूसरे बैंक को पैसे ट्रांसफर कर दे और सिक्योरिटीज यानी बीआर लाके दे दे। और हर्षद ने यहाँ एक बहुत बड़ी चीज देखी।
उन्होंने देखा कि जब बैंक्स एडवांस में ही उन्हें पैसे ट्रांसफर करते हैं तो डील होने से पहले ये पैसे 10-15 दिनों तक उनके अकाउंट में पड़े रहते हैं। हर्षद ने इन पैसों को स्टॉक मार्केट में लगाना चालू कर दिया और अपने फेवरेट स्टॉक्स के प्राइसेस को आर्टिफिशियली बढ़ाना चालू कर दिया। और फिर जब डील क्लोज करने का टाइम आया तो शेयर्स को बेच के प्रॉफिट खुद रख लिया और बाकी के पैसे से मनी मार्केट की डील एग्जीक्यूट कर दी। इसके अलावा हर्षद ने ये चीज को ढूंढ लिया। उन्होंने देखा कि लोन के बदले जो बैंक्स बीआर देता था उसे कोई भी वेरीफाई नहीं करता था। मतलब ये चीज चेक ही नहीं होती थी कि जितनी सिक्योरिटीज के अगेंस्ट बीआर इशू किए गए हैं क्या सच में बीआर इशू करने वाले बैंक्स के पास वो सिक्योरिटीज भी हैं। इसे देखते हुए हर्षद ने कुछ छोटे बैंक्स जैसे बैंक ऑफ करड़ को ब्राइब देके उनसे फेक बीआर्स बनवाना चालू कर दिया। इस केस में हर्षद एक बैंक से लोन का पैसा लेके सीधा स्टॉक मार्केट में डाल देते थे और बैंक ऑफ करड़ से फेक बीआर्स बनवा के लोन देने वाले बैंक को दे देते थे। इस तरीके से हर्षद के पास स्टॉक मार्केट में डालने के लिए पहले से ज्यादा पैसा था, साथ में ज्यादा समय के लिए भी होता था। साल 1990 से लेकर 1992 के बीच हर्षद ने इन पैसों को यूज करके मार्केट को आसमान में पहुंचा दिया। और उस साल में यानी कि 1990 में जो सेंसेक्स करीब 800 पॉइंट्स पे था, वही सेंसेक्स अप्रैल 1992 तक करीब 4500 पॉइंट्स तक पहुंच गया। मतलब कि ऑलमोस्ट 460% की ग्रोथ केवल 2 साल में। हर्षद मेहता के फेवरेट स्टॉक जैसे एसीसी तो 300 से बढ़कर सीधा 10,000 के प्राइस क्रॉस कर चुके थे और अपोलो टायर्स का प्राइस भी 10 गुना तक बढ़ गया। लेकिन मनु मानेक और बाकी बेयर्स मार्केट को नीचे लाने की कई कोशिशों के बाद मार्केट लगातार ऊपर ही जा रही थी, क्योंकि अब हर्षद के पास मार्केट को ऊपर ले जाने के लिए पैसों का पूरा खजाना था। पैसे आते ही हर्षद ने 15,000 स्क्वायर फीट का एक लेविश पेंट हाउस खरीद लिया। 29 कार्स थी, जिसमें इंडिया की पहली इंपोर्टेड लेक्सिस कार भी शामिल थी। और इन सब के साथ हर्षद को मिला एक नया नाम जो कि था द बिग बुल। मार्केट में हर्षद की इन्फ्लुएंस इस हद तक बढ़ चुकी थी कि वो जिस भी शेयर में हाथ डालते उसका प्राइस बढ़ने लगता था। लेकिन इतनी सक्सेस के बाद डेस्टिनी ने उनके लिए कुछ और ही प्लान्स बना रखे थे। बहुत ही जल्द उनका एक दर्दनाक डाउनफॉल होने वाला था। साल 1991 में ही आरबीआई को टिप मिल गई थी कि मनी मार्केट में बीआरएस का मिसयूज हो रहा है। इसलिए उन्होंने कुछ बैंक्स के अगेंस्ट इंक्वायरी ऑर्डर इशू किए और सभी बैंक्स के लिए बीआरएस के यूज से रिलेटेड स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस इशू की। मतलब अब फेक बीआरएस का यूज करके मनी मार्केट में ऑपरेट करना बहुत ही मुश्किल हो चुका था। लेकिन इसके बाद भी हर्षद ने दिसंबर 1991 में एसबीआई से 500 करोड़ का अमाउंट ले लिया। हर बार की तरह उन्होंने इस पैसे को स्टॉक मार्केट में शेयर्स को पंप करने में लगा दिया। लेकिन इस बार वो दूसरे बैंक से फेक बीआरएस लाके एसबीआई को नहीं दे पा रहे थे। इस दौरान उन्होंने एसबीआई के एम्प्लॉइज आर सीतारमन को ब्राइब दिया और उससे एसबीआई के रिकॉर्ड्स को मैनिपुलेट करने को कहा, ताकि सीनियर एसबीआई के ऑफिसर्स 500 करोड़ की सिक्योरिटीज गैप के बारे में पता न लगा सके। लेकिन इन सब के बाद भी एसबीआई ऑफिशियल्स को अप्रैल 1992 में अपने रिकॉर्ड्स में 500 करोड़ के गैप के बारे में पता चल गया। एसबीआई ने हर्षद को कन्फ्रंट किया और उन्हें पैसे वापस करने के लिए कहा। हर्षद को इन पैसों की उस समय सख्त जरूरत थी ताकि वो स्टॉक मार्केट को उठा के रख सके। लेकिन टाइम पे पैसे वापस करना भी जरूरी, क्योंकि अगर एसबीआई लीगल एक्शन ले लेता तो उनका पूरा स्कैम सबके सामने आ जाता। और उस टाइम अश्विन ने सजेस्ट किया कि हर्षद अपने स्टॉक्स को बेच दे और एसबीआई को पैसे रिटर्न कर दे। लेकिन हर्षद ऐसा नहीं करना चाहते थे ताकि वो कैपिटल गेन्स टैक्स से बच सके। हर्षद ने एसबीआई से टाइम मांगा और दूसरे बैंक एनएचबी से पैसे उठा और एसबीआई को इंस्टॉलमेंट में पैसे लौटाने लगे। लेकिन तब तक बहुत ही देर हो चुकी थी। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्टर सुचेता दलाल को इस पूरे केस के बारे में पता चल गया और उन्होंने 23 अप्रैल 1992 में फ्रंट पेज खबर छाप दी कि एसबीआई के अकाउंट से 500 करोड़ रुपए गायब थे और उसके पीछे बिग बुल यानी कि हर्षद मेहता का हाथ। इस एक्सपोजर के चलते पार्लियामेंट में सरकार के खिलाफ आवाज उठने लगी और सरकार ने पैनिक करके हर्षद के ऊपर इनकम टैक्स, आरबीआई और सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन चालू कर दी। एक एक करके मनी मार्केट और स्टॉक मार्केट का पूरा स्कैंडल सामने आने लगा और पूरे देश को पता चल गया कि कैसे बहुत चालाकी से बैंक का पैसा यूज करके सालों तक स्टॉक मार्केट को आर्टिफिशियली इन्फ्लेट किया गया था। और हर्षद मेहता के स्टॉक्स का हाल सबसे ज्यादा बुरा हुआ और रिटेल इन्वेस्टर्स के भी लाखों करोड़ों डूब गए। बैंक ऑफ करड़ और मेट्रोपॉलिटन कोऑपरेटिव बैंक्स जिनसे हर्षद ने फेक बीआरएस बनवाए थे, वो बैंक्स भी डूब गए। और जब इस पूरे स्कैम का साइज असेस किया गया तो वो नंबर 4000 करोड़ से भी ज्यादा था। 4 जून 1992 को हर्षद मेहता और अश्विन मेहता को अरेस्ट किया गया। उनके एसेट जैसे घर, बैंक अकाउंट और कार्स को भी सीज्ड कर लिया गया। कई सालों तक ये लीगल बैटल चली। इस दौरान वो लंबे समय तक जेल के अंदर रहे। लेकिन दिसंबर 2001 में 47 की एज में पुलिस कस्टडी में ही उन्होंने अपनी आखिरी सांसें ली। पर उनके जाने के सालों बाद भी आज उनकी स्टोरी बहुत ही कंट्रोवर्शियल है। जहां कुछ लोग उन्हें एक स्कैमस्टर की तरह देखते हैं, तो वही उनकी फैमिली का मानना है कि हर्षद को अनफेयरली उन प्रैक्टिसेस के लिए टारगेट किया गया जो उस समय मार्केट में काफी कॉमन। दोस्तों, आपका इस बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और साथ ही आज की इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए। अब दोस्तों, आपने ये सभी बातें तो जान ली, लेकिन क्या आप जानते हैं कि आखिर एंग्री बर्ड के डाउनफॉल का क्या रीजन है? तो आई बटन पर दिए गए वीडियो पर क्लिक करके वीडियो को पूरा देखें।